नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। सर्वप्रथम तो इस बार मैं अत्यधिक विलंब से आप सभी के समक्ष आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। इसके साथ ही आभारी हूं कि भारतीय इतिहास पर केंद्रित इस चैनल को आप सभी ने 30,000 सब्सक्रिप्शन तक पहुंचा दिया है। यह परिवार जितना बड़ा होता जाएगा, न केवल इससे मेरा उत्साह ही बढ़ेगा, अपितु प्रयास रहेगा कि अधिक रोचक और अल्प ज्ञात विषयों को आप सभी के सम्मुख रख सकूं। पुनश्च धन्यवाद के साथ आज सम्राट हर्षवर्धन के युग से एक अल्प चर्चित संदर्भ आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। गुप्तोत्तर काल में वर्तमान बंगाल परिक्षेत्र से एक महत्वाकांक्षी योद्धा शशांक भारतीय राजनीति के पटल पर उभरता है और कलिंग से कामरूप तक एवं बंगाल से कन्नौज तक के संपूर्ण उत्तर भारतीय परिक्षेत्र में गौड़ शासन का विस्तार कर अपनी धमक बना लेता है। गौड़ राज शशांक पर मैंने विस्तार से एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रदान कर रहा हूं। महत्वाकांक्षी शासक अपने समय की ताकतवर शक्तियों को हटाकर ही किसी स्थिर और यशस्वी साम्राज्य की नींव रख सकता है। यही कारण है कि थानेश्वर के पुष्यभूतियों को पराभूत करना गौड़राज शशांक की प्राथमिकता थी, जिसके लिए उन्होंने साम दाम दंड भेद सभी का सहारा लिया था। प्रश्न उठता है कि साम्राज्यों के लिए होने वाले संघर्षों की यह गाथा कैसे राज्यश्री तक पहुंचती है। कौन थी राज्यश्री? विशाल गुप्त साम्राज्य के विखंडन उपरांत थानेश्वर को केंद्र में रखकर जो स्वतंत्र सत्ता उभरी, वह पुष्यभूति वंश के रूप में परिचय पाती है, जिसके आधार शासक थे प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के ज्येष्ठ पुत्र थे राज्यवर्धन, जिन्हें अपने पिता के पश्चात विरासत में सत्ता प्राप्त हुई। इस परिवार के दो और महत्वपूर्ण सदस्य हैं। पहले हैं हर्षवर्धन, जो कि राज्यवर्धन के छोटे भाई थे। साथ ही इन भाइयों की एक प्रिय बहन भी थी, जिसका नाम था राज्यश्री। बहुत धूमधाम से उन्होंने राज्यश्री का विवाह कन्नौज में शासन कर रहे मौखरी वंश के शासक गृहवर्मन से कर दिया। यह पारिवारिक संबंध थानेश्वर के पुष्यभूतियों को कन्नौज के वर्मनों के अत्यधिक निकट ले आया था। आपसी समन्वयन के कारण ये दोनों राज्य एक साथ एक ही नीति और एक ही तरह से कार्य कर रहे थे। यह स्थिति दोनों राज्यों को एक दूसरे का स्वाभाविक सहयोगी ही नहीं, अपितु शक्तिशाली भी बनाती थी। इस युति को तोड़ने के लिए भी ऐसे ही संगठन की आवश्यकता होती। इसलिए गौड़राज शशांक यदि इस परिक्षेत्र में राज्य विस्तार करना चाहते थे, तो उनके लिए पुष्यभूति मौखरी गठबंधन का उत्तर तलाशना अत्यधिक आवश्यक था। शशांक ने चतुराई से मध्य भारत के मालवा शासक की महत्वाकांक्षा को कुरेदा। उन्होंने पुष्यभूति मौखरी गठबंधन के जवाब में मालवा गौड़ गठबंधन का निर्माण कर शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में कर दिया। यहां तक तो सब कुछ उस योजना के अनुसार चलता रहा, जिसके तहत गौड़राज शशांक स्वयं को उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से में प्रभावी बना सके थे। महत्व की बात है कि पारिवारिक संबंध होने के कारण जो एकता पुष्यभूति मौखरी प्रदर्शित कर सके, वैसा मालवा के देवगुप्त और गौड़राज शशांक दोनों ही मिलकर करने में सफल नहीं हो सके थे। मालवा के देवगुप्त और गौड़राज शशांक दोनों ही शक्तिशाली और राजनैतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रतीत होते हैं। संभवतः कन्नौज पर अधिकार करना दोनों की ही पृथक पृथक आकांक्षा था। मालवा के शासक देवगुप्त ने थानेश्वर राज प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात की राजनैतिक उथल पुथल के बीच कन्नौज के राजा गृहवर्मा पर चढ़ाई कर दी। युद्ध भूमि में गृहवर्मा वीरगति को प्राप्त हुए और कन्नौज पर मालव ध्वज लहराने लगा।
अब राज्य की एकमेव शेष रही अधिकारिणी राजा गृहवर्मा की पत्नी राज्यश्री को बंदी बनाकर कन्नौज के कारागार में डाल दिया गया था। बहन को कारागार दिए जाने की खबर जैसे ही थानेश्वर के नए नए शासक बने राज्यवर्धन तक पहुंची, उन्होंने उसी क्षण कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। मालवा का राजा देवगुप्त इस स्थिति अथवा आक्रमण की कल्पना नहीं कर रहा था, क्योंकि थानेश्वर में हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ था। उसका अनुमान था कि राज्यवर्धन पहले सिंहासन को सुरक्षित करना चाहेगा, न कि वह कन्नौज पर आक्रमण करेगा। उसकी अपेक्षा के उलट हुआ। भीषण युद्ध में राज्यवर्धन ने मालवा के शासक देवगुप्त को पराजित कर उसे मार दिया। अब कन्नौज पर पुष्यभूतियों ने अधिकार कर मौखरियों के शासन को रानी राज्यश्री के पक्ष में पुनर्स्थापित कर दिया। उधर शशांक को जैसे ही कन्नौज, थानेश्वर और मालवा के मध्य संघर्षों का भान हुआ, वह अपनी सेना के साथ इसी ओर बढ़ चला था। अभी किसी तरह की शांति निर्मित हो पाती, तभी यह जानकारी राज्यवर्धन को स्तब्ध कर गई कि गौड़राज शशांक ने आक्रमण कर दिया है। राज्यवर्धन से लड़ने के लिए शशांक ने कूटनीति का सहारा लिया। उसने वैवाहिक संबंध स्थापित करने का लोभ देकर तथा गौड़ राजकन्या से राज्यवर्धन के विवाह का प्रस्ताव सामने रखा। माना जाता है कि इस मैत्री प्रस्ताव से प्रसन्न और भीषण युद्ध को टालने के दृष्टिगत राज्यवर्धन शशांक से मिलने उसके शिविर पहुंचे, जहां उनकी हत्या कर दी गई। जैसे ही थानेश्वर नरेश की हत्या का समाचार व्यापक हुआ, तत्क्षण ही राज्यश्री कन्नौज से भाग निकली और उन्होंने विंध्याचल के जंगलों में कहीं जाकर शरण ली। थानेश्वर का रिक्त सिंहासन अब हर्षवर्धन का था, जो भारत के महान सम्राटों में गिने जाते हैं। इतना ही नहीं, बहन राज्यश्री की अनुपस्थिति में वे कन्नौज के प्रभारी, कालांतर में संपूर्ण प्राधिकार के साथ शासक भी बनाए गए। अपने राज तिलक के दौरान हर्षवर्धन ने शशांक को मिटा देने की प्रतिज्ञा की थी, जिसे वे अनेकों प्रयासों के बाद भी पूरी नहीं कर सके थे। यह विषय रानी राज्यश्री पर केंद्रित है, अतः उनकी ही बात करते हैं। हर्षवर्धन ने गंभीरता पूर्वक राज्यश्री की खोज करना आरंभ किया। विंध्याचल की ओर अनेक दूत भेजे, किंतु कहीं से कोई सूचना प्राप्त नहीं हो रही थी। स्वयं हर्षवर्धन जुटे हुए थे विंध्याचल में, जहां से जो भी जानकारी प्राप्त होती उस सूत्र की अंत तक जांच पड़ताल करते। अनेक साहित्यिक साक्ष्य सोर इशारा करते हैं कि अपनी बहन राज्यश्री के प्रति हर्षवर्धन का लगाव इतना था कि अनेक बार वे स्वयं माधव गुप्त व अपने अधीन आने वाले अन्य करद राजाओं को साथ लेकर विंध्य के घने जंगलों में भीतर तक चले जाया करते थे। यह प्रेम इस तरह भी मूल्यांकित करना उचित है कि एक ओर जहां गौड़ राज शशांक के कन्नौज पर आक्रमण का खतरा बना हुआ था, उसके बाद भी हर्षवर्धन ने राज्यश्री की तलाश को अपनी प्राथमिकता रखा, स्वयं भी उसे खोजने में जुटे रहे। ऐसी ही एक तलाश यात्रा के दौरान सौभाग्य से राजा हर्षवर्धन की मुलाकात बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र से हुई। दिवाकर मित्र राज्यश्री के दिवंगत पति राजा गृहवर्मा का मित्र हुआ करता था। दिवाकर मित्र की सहायता से सघन तलाश की गई और राज्यश्री को उस समय ढूंढ निकाला गया जबकि गहन अवसाद में उसने आत्मदाह करने का निर्णय ले लिया था। युद्ध और रक्तपात से विरक्त एवं अपने जीवन साथी को खो देने के कारण जीवन की इच्छा न रखने वाली राज्यश्री किसी भी तरह अब राजप्रासाद लौटने के लिए तैयार नहीं थी। हर्षवर्धन ने राज्यश्री को सांत्वना देने और उसे मनाने के लिए अनेक दिवस दिवाकर मित्र के आश्रम में ही बिताए। राज्यश्री ने भिक्षुणी हो जाने की इच्छा भी व्यक्त की, परंतु अपने स्नेह का वास्ता देकर हर्षवर्धन ने उन्हें वापस कन्नौज लौटने के लिए सहमत करा लिया। सम्राट हर्षवर्धन कन्नौज की सत्ता की वास्तविक अधिकारी राज्यश्री को ही मानते थे।
राज्यश्री की शासन संचालन में अनिच्छा तथा किसी संतति के अभाव ने हर्षवर्धन को थानेश्वर और कन्नौज का संयुक्त शासन प्रदान किया। हर्षवर्धन की कन्नौज पर राज्याधिकार की तिथि वर्ष 606 ईस्वी मानी जाती है। इसी वर्ष थानेश्वर कन्नौज के संयुक्त शासक के रूप में हर्षवर्धन ने नया संवत भी चलवाया, जिसे कालांतर में हर्ष संवत के नाम से जाना गया। सम्राट हर्षवर्धन ने आजीवन अपनी बहन राज्यश्री को सम्मान प्रदान किया। इसका उदाहरण सामने आता है जब हम इस संबंध में अनेक साहित्यिक साक्ष्य पाते हैं कि प्रयागराज में सम्राट हर्षवर्धन प्रति महाकुंभ वृहद और समारोह पूर्वक दान दिया करते थे। वे प्रथमतः सूर्य, शिव और बुद्ध की पूजा प्रार्थना करते, तत्पश्चात ब्राह्मणों, आचार्यों, दीन दुखियों और बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया करते थे। इस दान के क्रम में वे अपने साथ लाई हुई धनराशि को ही नहीं अपितु अपने पहने हुए राजसी वस्त्र भी दान कर दिया करते थे। इस पूर्ण दान अर्पण से रिक्त होने के बाद वे अपनी बहन राज्यश्री से कपड़े मांग कर पहना करते थे। रानी राज्यश्री का वृतांत केवल राजनीतिक संघर्षों तक सीमित नहीं है। महत्व इतना भर नहीं रह जाता कि कन्नौज का सिंहासन हर्षवर्धन को उनके ही कारणों से प्राप्त हुआ था। राज्यश्री को उस युग के भाई बहन के निश्चल प्रेम का ऐसा भावनात्मक प्रतीक माना जा सकता है जिसके लिए दो भाइयों राज्यवर्धन और हर्षवर्धन ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।